आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा है पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। तो एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, विभव मापी है हमारे पास और उसका परिपथ है, उसमें एक करंट रेजिस्टेंस को विभव मापी को यानी पोटेंशियोमीटर के सर्किट को इस प्रकार से सेट किया गया है कि हम एक दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकें। कह रहा है द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट एंड ए नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कह रहा है कि जो मुख्य बैटरी है जिसको पोटेंशियोमीटर वायर के साथ यूज किया जा रहा है उसका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और उसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है यानी 0 माना जा सकता है। कह रहा है द पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ इज 4 मीटर लॉन्ग। जो पोटेंशियोमीटर का तार है वो खुद में 4 मीटर लंबा है। कह रहा है when the resistance are connected across the given cell has value of। कह रहा है जब कोई रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया जाता है इस सेल के साथ जो 2 वोल्ट का सेल लगाया गया है, तो कह रहा है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अब नहीं, रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो कह रहा है अगर ये इन्फिनिटी हो यानी इनफाइनाइट हो, अनंत हो इसकी वैल्यू आर की, और दूसरी कंडीशन बताया है 9.5 ओम हो। तो कह रहा है द बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर आर फाउंड टू बी 3 मीटर एंड 2.85 मीटर। तो कह रहा है जब हम बाहर लगाया हुआ रेजिस्टेंस जो सेल से कनेक्ट कर रहे हैं अगर वो इनफाइनाइट है यानी अनंत है तो बैलेंस पॉइंट 3 मीटर पर प्राप्त होता है विभव मापी का, और अगर 9.5 ओम है इसकी वैल्यू तो 2.85 मीटर पर बैलेंस पॉइंट प्राप्त होता है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज। तो ये जो 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल हमने लगाया है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में एकदम सिंपल है और इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। इसको याद कर लेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा इससे। कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को याद कर लेना है। कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज स्मॉल r इक्वल टू L1/L2 - 1 कैपिटल R। L1 हमको दे दिया है 3 मीटर, L2 दे दिया है 2.85 मीटर और R दे दिया है 9.5 ओम। तो ये R की वैल्यू हमको स्मॉल r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल r इक्वल टू 3/2.85 - 1 क्योंकि L1 3 मीटर पर बैलेंस हो रहा है और L2 2.85 मीटर पर, और AR की वैल्यू 9.5 ओम रखा है। तो ये आ गया स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास 0.5 ओम। इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि R की वैल्यू एक जगह इनफाइनाइट भी दिया है, तो वहां पर अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये R भी इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का इनफाइनाइट के साथ गुणा होगा तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इनफाइनाइट जब हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध तो सर्किट में करंट नहीं जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध अनंत हो गया। जब आंतरिक प्रतिरोध ही अनंत हो गया तो सर्किट में करंट 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला होता है V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो I इक्वल टू V/, इस पर इनफाइनाइट रखेंगे
तो किसी चीज का इनफाइनाइट से जब भाग दिया जाता है तो वैल्यू 0 आ जाती है, तो 0 एम्पियर करंट होगी। इसलिए उस इनफाइनाइट की बात अभी नहीं किया है, आगे देखते हैं, करेगा तो उसको भी समझेंगे। तो देखिए वही आंसर हो गया है 112 का, 111 का। तो अब आगे हम 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 111 का हमारा सी विकल्प करेक्ट हो गया है, 0.5 यही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे कैपिटल आर की वैल्यू, तो आर स्मॉल आर भी इनफाइनाइट होगा, इसे सर्किट में करंट नहीं जाएगी, इसलिए सेल का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं रखा जा सकता। तो अब 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज शोन। तो अभी फिगर में दिखा रहा है, उसको सेट किया जाता है। कह रहा है द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज k वोल्ट पर सेंटीमीटर एंड द अमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड्स 1 एम्पियर व्हेन टू वे की इज स्विच ऑफ। तो कह रहा है एक विभव मापी का तार है, उसको इस प्रकार से सेट किया जाता है कि उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है विभव प्रवणता, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि पोटेंशियल यानी विभव प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर जैसा दिया हो, कितना आगे जाने पे गिरता जा रहा है। तो k वोल्ट पर सेंटीमीटर गिरता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट k माना गया है। एंड द अमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड्स 1 एम्पियर व्हेन टू वे की इज स्विच्ड ऑफ। तो कह रहा है कि दोनों तरफ करंट जाने वाली जो की है, जैसे बटन हम दबाते हैं तो घर में बिजली आ जाती है और उसको बंद कर देते हैं तो चली जाती है। तो एक ऐसी बटन है जिसमें दो तरफ करंट जा रहा है, इसलिए 2 वे की इसका नाम रख रहा है। तो कह रहा है कि एमीटर में करंट 1 एम्पियर है जब व्हेन 2 kV इज स्विच ऑफ, जब हम उस 2 kV को स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी दोनों तरफ करंट जाने के बजाय जब एक तरफ जाती है तो 1 एम्पियर की करंट रीडिंग देता है एमीटर। कह रहा है द बैलेंस पॉइंट, अभी 2 kV अभी फिगर में देख रहे हैं, इसको देख लीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ यहाँ पर देखिए, ये इससे जा रहा है करंट, तो यहाँ पर देखिए ये 2 kV है, 2-3 पॉइंट इधर जोड़ देगा तो करंट इधर जाने लगेगी, ऐसे आने लगेगी, और इधर अगर जोड़ देगा तो करंट इस प्रकार से आने लगेगी। तो जब इधर जुड़ेगा तो यहाँ पर देखिए इधर इधर जोड़ देगा तो 2 kV 2 वे की इसी का मतलब है कि इधर जोड़ेगा या इधर जोड़ेगा तो करंट का अपने अपने हिसाब से डायरेक्शन होगा। तो अब आगे कह रहा है द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल 1 and 3 is plugged in are found to be at length L1 centimeter and L2 centimeter respectively। तो देखिए 1 2 1 3 1 2 और 1 3 में एक बार इसमें जोड़ देगा या एक बार इसमें। तो कह रहा है जब ऐसा करता है तो जब 1 2 में जोड़ता है तो लेंथ L1 पर बैलेंस होता है, बैलेंस पॉइंट मिलता है, और जब 1 3 पर जोड़ता है तो L2 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट हमको मिलता है। तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रजिस्टर्स R एंड X इन ओम आर देन इक्वल रेस्पेक्टिवली। तो ये जो R और X रेजिस्टेंस लगाए गए हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। तो सीधा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया था वैसे इसमें लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते चलिए और समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा व्हेन द 2 वे की इज स्विच ऑफ, जब ये स्विच ऑफ रहेगी यानी जो ना इसमें जुड़ेगी ना इसमें जुड़ेगी, तो कह रहा है
देन द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर आर एंड एक्स इज, तो उस समय क्या होगा कि ये करंट जो इस बैटरी से ऐसे आर में भी जाएगी एक्स में भी जाएगी, इस तरह से। इसमें तो नहीं जाएगी इधर, ये पूरा बेकार हो जाएगा क्योंकि एक ही तरफ तार जुड़ा है, दूसरी तरफ सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगी। तो जब यहाँ पे करंट नहीं जाएगी तो सिर्फ इतने से मतलब रहेगा। तो कह रहा है द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर आर एंड एक्स इज, तो 1 एम्पियर ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि जब स्विच ऑफ रहता है तो करंट 1 एम्पियर का फ्लो होता है, तो ये आर और एक्स दोनों में जाएगी क्योंकि यहाँ से करंट निकलेगी और ऐसे जाएगी। अब क्या कह रहा है, कह रहा व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 2 इज प्लग्ड इन, जब 1 और 2 को हम यहाँ पर प्लग करते हैं तब क्या होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू के L1। तो आप देखिए जब ये 1 इस पे जोड़ देगा, इस पर जोड़ देगा ये 1 को 2 के साथ, तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और करंट जाएगी। तो देखिए जब ये तार यहां से जोड़ दिया जाएगा तो क्या होता है, इस पोटेंशियोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर में ये करंट जाने लगेगी। तो करंट अगर इससे आएगी ऐसे ऐसे तो इस तरह जाएगी, इस तरह, इस पर नहीं जाएगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस आर के सापेक्ष, इस आर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इस आर में होगा, इसमें नहीं, क्योंकि ऐसे जाएगी करंट। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज इक्वल टू आई आर लिखा है, क्योंकि हमारा V इक्वल टू होता है आई आर। तो आई आर, और ये आई आर के L1 के बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट के वोल्ट पर सेंटीमीटर ही हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो वो और जो तार की लंबाई होगी पोटेंशियोमीटर की, वो यहाँ पर L1 लिखा है, ये हम पीछे एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर इक्वल टू के L1 हो जाएगा जब ये गैल्वेनोमीटर का वायर स्विच 1-2 पे जुड़ेगा तब। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। When the key between the terminal 1 and 3 is plugged in, अब 1 और 3 को अगर जोड़ दिया जाएगा ऐसे 1 और 3 में, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो कह रहा है देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर प्लस एक्स। आप देखिए जब इसको यहां से जोड़ दिया जाएगा तो अब ये करंट यहां से ऐसे आ करके आर में भी जाएगी, इसमें भी जाएगी और ऐसे से ऐसे जाएगी गैल्वेनोमीटर में, और ऐसे करके ऐसे आएगी। ये तमाशा जो इतना बना है इसको छोड़िए, ये सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, इतना। तो ये करंट यहां से ऐसे जाएगी, इस पर जाएगी, आर पर भी, एक्स पर भी, और ऐसे घूम करके ऐसे आ जाएगी। अब आर और एक्स हमारे सीरीज में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर प्लस एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। तो आई और आर हमारा आर प्लस एक्स होगा क्योंकि सीरीज में। तो ये हो जाएगा के L2, यहाँ पर के L1 था। अब ये दो इक्वेशन ये मिल गए और एक ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, अगर दूसरे को ध्यान दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, R इक्वल टू के L1 अपॉन ये आई इधर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा के L1 ओम, R की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, अब इसी में R की वैल्यू अगर रख देंगे, तीसरे में जो R निकाला है तो X की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए R प्लस एक्स इक्वल टू के L2, R प्लस एक्स ये नीचे चला जाएगा, तो ये के L2 अपॉन आई इक्वल टू के L2, तो R प्लस एक्स इक्वल टू के L2 ओम। तो X इक्वल टू के L2 माइनस ये R की वैल्यू के L1 निकाली है,
तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, तो ये KL2 माइनस आर की जगह KL1 रख देंगे तो आ जाएगा KL2 माइनस KL1 ओम। तो आर की भी वैल्यू निकल आई, एक्स की भी वैल्यू निकल आई, और ये 112 का बी विकल्प में दिया गया है, इसलिए 112 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेल कैन बी बैलेंस अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियल मीटर वायर रेस्पेक्टिवली विद द विदाउट बीइंग शॉर्ट सर्किट थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो कह रहा है एक हमारे पास सेल है, उसको बैलेंस किया जाता है, तो 110 और 100 सेंटीमीटर के पोटेंशियल मीटर वायर पर बैलेंस होता है क्रमशः विद एंड विदाउट। जब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस रहता है तो 110 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल मीटर वायर बैलेंस होता है, जब नहीं रहता है तो 100 सेंटीमीटर पर होता है। तो कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का क्या है, सीधा सीधा फार्मूला है, जैसा पीछे किए गए हैं क्वेश्चन उसी तरह इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इन द क्वेश्चन द लेंथ 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर आर इंटरचेंज as epsilon is greater than epsilon r upon r plus r। तो कह रहा है कि हम कोई बैटरी है अगर, और उसमें जो लेंथ पोटेंशियल मीटर की बता रहा है कि किस किस कितने कितने सेंटीमीटर पर बैलेंस होगा 110 और 100 पर, तो ये कंडीशन तभी हो सकती है जब कह रहा है एप्सिलॉन यानी विद्युत वाहक बल जो है बैटरी का वो एप्सिलॉन आर अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से ज्यादा होगा, तभी बैलेंस हो सकता है। ऐसी कंडीशन तभी होगी। तो ये इंटरचेंज जो कर रहे हैं 110 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर को, तो इंटरचेंज तभी संभव है जब विद्युत वाहक बल बैटरी का या ईएमएफ बैटरी का एप्सिलॉन आर अपान आर प्लस स्मॉल आर से ज्यादा होगा। ये कंडीशन बता रहा है, क्योंकि जब ये एप्सिलॉन ज्यादा होगा तभी करंट जा पाएगी, नहीं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर करंट रुक जाएगी। जैसा हमने पीछे बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो गया था तो करंट 0 हो गई थी। तो ये कंडीशन जब होगी तभी इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आप देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है विदाउट बीइंग शॉर्ट सर्किटेड थ्रू आर ओनली द बैटरी एप्सिलॉन इज बैलेंस। जब ये आर रेजिस्टेंस जो बता रहा था कि आर लगाया जा रहा है बाहर, तो जब नहीं लगाया जा रहा है तब की कंडीशन में ये बता रहा है कि बैटरी ही केवल बैलेंस होगी, बैटरी का विद्युत वाहक बल ही बैलेंस होगा यानी संतुलित होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, और V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये बैटरी के लिए होता है। तो अगर हम बैटरी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि चूंकि अब कोई बाहर रेजिस्टेंस तो लगा नहीं, तो ये वोल्टेज की बात नहीं होगी, केवल विद्युत वाहक बल की होगी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि करंट जब बाहर नहीं जाती तो वही वोल्टेज ईएमएफ होता है। तो यहाँ पर V इक्वल टू, ये इसकी बात नहीं करेंगे, E इक्वल टू आई आर की ही बात करेंगे केवल। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम पीछे लिखते थे कि V इक्वल टू यहाँ पर KL लिखे थे, जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आई आर इक्वल टू KL1 लिखे थे, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी कि V लिखें या आई आर लिखें एक ही बात है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू यहाँ पर देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ कितने पे बैलेंस हो रहा है। V अपान L का मतलब कितना वोल्टेज डाउन हो रहा है, गिर रहा है पर सेंटीमीटर, ये L का मतलब ये है। तो अभी बाहर रेजिस्टेंस तो लगा नहीं, तो कैपिटल आर की हम बात करेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू आई आर होता है और एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन किस प्रकार से इस लेंथ के हिसाब में चेंज होगा यानी विद्युत वाहक बल,
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को V/L लिखा है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का मतलब ही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का कि विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल पर सेंटीमीटर कितना गिर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब बैटरी नहीं लगी, ये रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू V/L यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ जो है तो 110 सेंटीमीटर है, तो वो रख दिया गया। ये आ गया फार्मूला नंबर 1। इसी V/L को K कहा गया है, ये जो ऊपर है देख, एक तरह से यही हमारा K पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो क्वेश्चन में दिया गया था। अब देखिए व्हेन R इज कनेक्टेड अक्रॉस एप्सिलॉन, अब विद्युत वाहक बल के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए तब क्या कंडीशन होगी, तब हम V इक्वल टू IR की बात करेंगे। तब कंडीशन हो जाएगी वही वाली जो हमने आपको बताया कि V इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो E इक्वल टू V प्लस IR हो जाएगा, और इस पर रखेंगे I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, तो ये I कॉमन आ जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा E इक्वल टू, तो I इक्वल टू हो जाएगा E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही किया, व्हेन R इज कनेक्टेड अक्रॉस एप्सिलॉन, तो V इक्वल टू IR है, ये RI लिखा है, तो ये R और I की जगह ये उठा के रख दिया है, तो ये हमारा अब V/L इंटू L2 हो जाएगा। जैसे V/L इंटू L1 हुआ था इसके बराबर, जब बैटरी नहीं जुड़ी, रेजिस्टेंस R नहीं जुड़ा था, जब जुड़ गया तो ये अब V/L इंटू L2 हो जाएगा, और ये बराबर होगा, जैसे यहाँ एप्सिलॉन के बराबर था, अब यहाँ इतने के बराबर होगा। तो ये देखिए आ गया R एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्वल टू V/L इंटू 100। अब 100 पर बैलेंस, एक एक चीज को समझते चलिए। अब डिवाइडेड इक्वेशन 1 और 2, अब इक्वेशन बनाना ही मेन मुद्दा था। अब बन गया इक्वेशन, तो इसको बैलेंस कर लीजिए, तो स्मॉल r और कैपिटल R निकल के आ जाएंगे सॉल्व करने पर, और ये आ गए कैपिटल R हमारा 10 ओम आ गया और स्मॉल r 1 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध जो बैटरी का है वो 1 ओम है, और जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया है R वो 10 ओम है। इस प्रकार से हमारा ये निकल करके आएगा। तो 113 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कैपिटल R इसमें दिया था, उसको निकालना नहीं था, क्योंकि 2 अननोन हो जाते तो ना निकलते। ये कैपिटल R दिया था तो उसको रखा गया है, तो स्मॉल r निकल के आ गया। अब 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 10⁻⁷ ओम, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, एंड करंट फ्लो थ्रू इट इज 1 एम्पियर। तो एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 10⁻⁷ ओम दिया है, और उस पर 0.1 एम्पियर की करंट जा रही है। तो कह रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है देन पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी वोल्ट पर मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया है, करंट दे दिया है, और वायर का एरिया दे दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सीधा फार्मूला लगाएंगे और आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L होता है, V की जगह IR रख दिया अपॉन L, और R बराबर ρL/A होता है, तो R की जगह वो वैल्यू रख दिया, तो L से L कट गया, और जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, और रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रखा, तो आंसर आ गया 10⁻² वोल्ट पर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। कह रहा है द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट फॉर मेजरिंग voltage as it measures potential difference like in open circuit। तो पोटेंशियोमीटर जो है ये वोल्टेज को नापता है उसी प्रकार से जैसे अगर ओपन सर्किट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है।
तो द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट फॉर मेजरिंग वोल्टेज IS. इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस लाइक इन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब जब करंट का फ्लो ना हो रहा हो तो उस समय नापना चाहिए. तो ये और अच्छा नापता है, क्योंकि जब करंट का फ्लो होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है. जैसे इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट शब्द आया. तो जब क्लोज ना हो ओपन सर्किट हो तब नापा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो ज्यादा अच्छा है. तो 115 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा. देखिए 115 का डी विकल्प हमारा करेक्ट. अब 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं. तो 116 नंबर में कह रहा है कि ये पोटेंशियल मीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम. एक पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर की लंबाई 4 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम. इट इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट. एक सेल से या बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका EMF यानी विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है. कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर विल बी. पर यूनिट लेंथ का मतलब वही पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर से पूछ रहा है. तो यहां पर देखिए फिर उसी तरह करेंगे. पहले I निकाल लेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा V इक्वल टू IR. तो I इक्वल टू V अपॉन R. V हमको 2 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस 10 ओम लगा है, करंट आ गई 0.2 एम्पियर. अब R बाई L हो गया 10/4, क्योंकि रेजिस्टेंस 10 ओम है और तार की लंबाई पोटेंशियोमीटर की 4 मीटर है. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा? तो V इक्वल टू IR. तो ये करंट हमारी 0.2 I हो गई. और R पर यूनिट लेंथ निकालना है तो R बाई L इसीलिए किया है. तो ये 10/4 रख दिया, क्योंकि प्रति मीटर का प्रतिरोध कितना है. चाहे R बाई L से लिखिए चाहे निकाल लीजिए कि 4 मीटर का 10 ओम है तो 1 मीटर का कितना होगा, तो 10/4 हो जाएगा. तो वैसे रख दीजिए. तो ये आ गया 0.5 वोल्ट पर मीटर. तो 116 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं. तो अब देखिए 2021 में आया है नीट में. तो अब जितने आगे के क्वेश्चन हैं, क्योंकि 123 क्वेश्चन है पूरे, 128 क्वेश्चन है कुल मिला करके, 11 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, इनको करना है. तो इसको देखते हैं 117 वाले को. अभी कह रहा है कॉलम 1 गिवन सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर. तो कह रहा है 2 कॉलम जो बनाए गए हैं ये, इनमें क्या है? कह रहा है गिवन सर्टेन फिजिकल टर्म एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर. कह रहा है इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं जो किसी धात्विक चालक यानी मेटेलिक कंडक्टर से करंट यानी धारा के प्रवाह के विषय में बताएंगे. कॉलम 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है गिवन सम मैथमेटिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड विद एप्रोप्रिएट रिलेशंस. तो कह रहा है कि कॉलम सेकंड में क्या है कि कुछ मैथमेटिकल रिलेशन दिए गए हैं, इक्वेशन एक तरह से कह सकते हैं. तो कह रहा है कि इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जिसमें सारी विद्युत यांत्रिकी से संबंधित क्वांटिटी दी गई है. कह रहा है मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड विद एप्रोप्रिएट रिलेशन. तो फर्स्ट और सेकंड को हमको मैच करना है. कुल मिला करके वो जानना चाहता है कि आपको फार्मूले याद हैं कि नहीं याद है, बस इतनी सी बात. तो देखिए 117 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ होती है. सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए. इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ई अपॉन जे होती है, सीधा आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए बी का फॉर. रिलैक्सेशन पीरियड एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो होता है, ये सीधा आपको फार्मूला पता होना चाहिए. सी का 1. ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी में सारे डेरिवेशन दिए गए. करंट डेंसिटी NEVD होती है, ये सीधा आपको फार्मूला
पता होना चाहिए। तो सीधे सीधे फार्मूले हैं और कुछ नहीं है, तो 117 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आंसर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है एस वी नो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ, जहाँ पर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज है, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम यहाँ पर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम होता है। कंसीडर द कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए एंड द चार्ज डेंसिटी ईटा। एन जो लिखा है ये ईटा है, तो ये सब बता दिया है। आगे कह रहा है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी रो इक्वल टू एम अपॉन एन, या ईटा कह सकते हैं, ई स्क्वायर टाउ। अब रीअरेंजिंग द एबव एक्सप्रेशन, अगर इनको रीअरेंज करें तो रिलैक्सेशन पीरियड, अगर इन दोनों से टाउ निकालना चाहें तो टाउ इक्वल टू इससे निकालिए, टाउ इधर आ जाएगा तो रो नीचे चला जाएगा, तो टाउ इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर रो। तो कुल मिला के जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें एक तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। अगर एक फार्मूला आपको याद है तो दूसरा ऐसे ही पलट देना है बस। यहाँ रो पूछा है, यहाँ टाउ कर दिया है। As we know that the relaxation expression of current density, तो अब करंट डेंसिटी की अगर बात आ जाए तो J इक्वल टू आई अपान ए होता है, आई बराबर एन ई ए बी डी होता है। अपान ए करेंगे तो ऐसे कट जाएगा तो एन ई बी डी आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा है। अगेन ई अपान जे इक्वल टू ई अपान सिग्मा, ई बराबर ई से ई कट जाएगा तो 1 अपान सिग्मा या बराबर और रो आ जाएगा, यानी रो सिग्मा का उल्टा है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका सिग्मा का उल्टा है। कंडक्टेंस है, सिग्मा कंडक्टेंस, तो प्रतिरोधकता चालकता की उल्टा होती है। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और रो इक्वल टू ई अपान जे, तो द करेक्ट मैच इज ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1, डी का 2, जैसा हमने क्वेश्चन में देखा। तो 117 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 118 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट अक्रॉस द 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? तो कह रहा है कि 4 वायर हैं जिनकी लंबाई बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, मटेरियल भी वही है, एक ही है, तो उनका रेजिस्टेंस 0.25 ओम है। कह रहा है कि अगर इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए इसको करते हैं और करके समझने का प्रयास करते हैं। तो द 4 रेजिस्टेंस हैव इक्वल लेंथ, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम मटेरियल। लंबाई बराबर है, मोटाई बराबर है कुल मिला करके, और एक ही पदार्थ के बने हैं। तो ये R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R मान लेते हैं, क्योंकि जब सब कुछ बराबर है तो सबका प्रतिरोध भी बराबर होगा, तो R मान लिएगा। और गिवन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हमको दिया है, R इक्विवेलेंट हमको दिया है 0.25 ओम। तो फॉर पैरेलल अरेंजमेंट, अब अगर हम इनको पैरेलल में जोड़ें तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जैसा हमको पता है। तो ये पैरेलल में यानी समांतर क्रम में अब आ जाएगी R की वैल्यू, ये सब जगह R रख देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। अब अगर इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो R इक्विवेलेंट फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो R इक्विवेलेंट सब R आ रही है तो आ जाएगा 4R। तो अगर हम समांतर में जोड़ेंगे तो R 1 ओम रहा होगा, तब परिणामी प्रतिरोध 0.25 ओम आया, और अगर इसी को सीरीज में जोड़ेंगे तो 4 ओम आ जाएगा, क्योंकि 1 ओम आया R का। अब इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो 4 ओम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। तो
तो कुल मिलाकर के R इक्विवेलेंट दिया है और पूछ रहा है कि कितना प्रतिरोध रहा होगा जब R इक्विवेलेंट 0.25 आया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में इतना आ रहा है 0.25, तो कह रहा है सीरीज में कितना आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में 0.25 आया, तो पहले पैरेलल वाला फार्मूला लगा करके हमने एक R कितना होगा उसको निकाल लिया। इसके बाद सीरीज में जब जोड़ा तो R 1 ओम आया था, तो सीरीज में जब चारों जोड़ेंगे तो 4 ओम हो जाएगा। तो 118 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है 119 नंबर क्वेश्चन। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।